बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के मिशन 2023 का आगाज कर दिया है। फिर चाहे बात जम्बूरी मैदान में आयोजित वनवासी सम्मेलन की हो या फिर रोड शो की, बीजेपी ने चुनाव को लेकर जमकर शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। और इस शक्ति प्रदर्शन के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आदिवासी और वनवासियों को लेकर बीजेपी का फोकस जो है वो अब लोगों के सामने आ गया है। उधर कमलनाथ ने रतलाम में आज जनाक्रोश यात्रा निकाली, रैली निकाली और कहा कि लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं और सीएम शिवराज को मुंबई में जाकर एक्टिंग करनी चाहिए जिससे कि प्रदेश का नाम रोशन हो। कुल मिलाकर के सियासी बिसात बिछ चुकी है और इस सियासी बिसात पर अब दोनों ही पार्टियों ने अपनी चाल शुरू कर दी है। कौन किसे देगा शह, किसकी होगी मात, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ अमित शाह जब मंच पर थे तो गजब का कॉन्फिडेंस था बीजेपी के अंदर। जमकर पूरा का पूरा शक्ति प्रदर्शन हुआ। मंच से साफ तौर पर नजर आ रहा था कि 5 राज्यों में से 4 में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। सीएम शिवराज और अमित शाह ने मंच से किस तरह से हुंकार भरी और कमलनाथ रतलाम में किस तरह से वहां चुनौती दे रहे हैं शिवराज सरकार को, जरा सुना देते हैं ये तीनों बयान। अमित भाई आए, मैं उनकी उपस्थिति में कह रहा हूं, ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये आपके हैं। अंग्रेजों ने ऐसे काले कानून बना दिए थे कि घुस नहीं सकते, पत्ता नहीं तोड़ सकते, जिनकी दूभर कर दी थी। लेकिन सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। अब जंगल आप ही बचाओगे। जंगल से जो आय आएगी, लकड़ी निकलेगी, उसकी आय का आप ही उपयोग करोगे। और जंगल बदलने की प्रक्रिया वो भी ग्राम सभा तय करेगी। मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी आदिवासी भाई बहनों को जंगल सौंपने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकसित राज्य की ओर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज बेरोजगारी, महंगाई, कितने बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, अब इसका कोई जवाब तो दे नहीं सकते, तो सबका अटेंशन डाइवर्ट करो। ये अटेंशन डाइवर्ट करने में कलाकार है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। एमपी में सियासी रण के लिए सज गया मैदान, शुरू हुआ चुनावी घमासान। शिवराज के फैन हुए शाह, बीजेपी को मिल गई जीत की राह। वनवासियों के साथ बीजेपी का जोश, टक्कर दे पाएगा कांग्रेस का जनाक्रोश। एमपी में सुपर सियासी शुक्रवार, बीजेपी की ललकार वर्सेस कांग्रेस की हुंकार। जी हां, ये कुल मिलाकर के आज सुपर सियासी शुक्रवार देखने को मिला है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपना दम दिखाया है। इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मृणाल पंत जी। मृणाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, उन्हें आमंत्रित किया है। डॉक्टर सत्यप्रकाश, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं मृणाल जी आपके पास आता हूं। आज बड़ा हमने देखा कि जम्बूरी मैदान हो या फिर यात्रा हो, उनकी रैली हो, तमाम जगह रोड शो हमने देखा कि बहुत अच्छी भीड़ देखने को मिली। तमाम बीजेपी के नेता एकजुट नजर आए और बीजेपी का तेंदुपत्ता संग्राहकों के नाम पर किया गया ये पूरा आयोजन, आप किस तरह से इसे देखते हैं? ज्यादा समय तक भोपाल की जनता के सामान्य जीवन को इधर उधर परेशान करने के बाद स्कूलों की जबरदस्ती छुट्टी कराकर कार्यक्रम में लाने के लिए बच्चों की स्कूलों की बसों के जबरदस्ती अधिग्रहण के बाद सत्ता के धन का उपयोग जो मध्य प्रदेश की जनता के हित में खर्च होना चाहिए था, उसे अपनी वाहवाही में लगा के सरकारी आयोजन को पार्टी का आयोजन बनाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी प्रसन्न है तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ सत्ता में बैठकर भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। ये बात ठीक है कि अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं,
लेकिन ऐसा भी क्या स्वागत करना कि उनके स्वागत की शुरुआत 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। एक तरफ आदिवासियों के लिए कार्यक्रम हो रहा था, दूसरी तरफ भोपाल में ही एक आदिवासी थाने में रिपोर्ट करने गया। तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अर्जुन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासियों के हकों पर पांव चलाते हुए उस रिपोर्ट लिखाने वाले आदिवासी की पीठ पर सरेआम पिटाई कर दी। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश भूला नहीं है कि अमित शाह जी ऐसे राज्य में आए हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नेमावर में 6 आदिवासी परिवार के लोगों की हत्या करके उनको गड्ढे में गाड़ देता है, जहां पे नीमच में एक आदिवासी को गाड़ी से बांध के लंबे समय तक खींचा जाता है और आदिवासियों को वास्तव में अधिकार देने के बजाय इस तरह के प्रपंचनुमा आयोजन करके अगर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी तो उसको इसका लाभ मिलना नहीं है। मध्य प्रदेश का आदिवासी जानता है कि वन संपदा पर अगर उसको हक मिला है तो कांग्रेस के वन अधिकार कानून से मिला है। मध्य प्रदेश में लघु वन उपज पे और दीर्घ वनोपज पे हक मिला है तो कांग्रेस की तत्कालीन दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दिया था। तेंदुपत्ता पे भी वो बोनस बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, जिसे आज सत्ता बदल गई तो शिवराज सिंह जी अपने हाथ से देने का काम कर रहे हैं। ठीक है मृणाल जी, मुझे बताइए कि अमित शाह जी जब आ रहे थे तो देश के गृह मंत्री हैं, हमें लग रहा था कि देश के गृह मंत्री जब आएंगे तो प्रदेश में स्वागत करेंगे। मुझे जानकारी मिली, आप पुख्ता कर दीजिएगा, कि कांग्रेस कार्यालय के आसपास पुलिस तैनात कर दी गई थी कि कोई आप लोग काले वाले झंडे लेकर के ना पहुंच जाएं। तो क्या इस तरह का भी डर था क्या, और क्या ये जायज डर था? नहीं, हम तो स्वागत करना चाहते हैं। अमित शाह जी मध्य प्रदेश आए हैं। जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी और केंद्रीय मंत्री आते हैं। लेकिन ये भावना आखिर भारतीय जनता पार्टी में है क्यों? वो किस बात से डर रही है? कांग्रेस का तो नाम है। क्या डर ये था कि मध्य प्रदेश के अलग अलग वर्ग जो कहीं महंगाई से परेशान है, कहीं शिक्षक जो सरकारी नौकरियों में नियमितीकरण नहीं होने से परेशान है, कहीं वो बेरोजगार जिनका हक अलग अलग व्यापम की परीक्षाओं में घोटालों से छीना जा रहा है, कहीं वो लोग काले झंडे न दिखा दें, इसलिए ये बैरिकेडिंग की गई थी। ये डर कोई कांग्रेस के लोगों से या और कहीं नहीं था, मध्य प्रदेश की जनता से ही भारतीय जनता पार्टी को डर था। और हम इसलिए स्वागत पूरी तरह से नहीं कर पाए कि अमित शाह जी गृह मंत्री के तौर पर नहीं आए थे। अमित शाह जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंतरिक झगड़े को सुलझाने के लिए आए थे। वो अक्सी मशक था। ये जो 2 सरकारी कार्यक्रम ले गए, ये तो साथ में चाशनी के रूप में उस असली मकसद को छिपाने के लिए गढ़े गए हैं। अमित शाह जी आए थे जो आंतरिक डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए मैं जल्दी से डॉक्टर वाजपेयी के पास आता हूँ। मृणाल जी, डॉक्टर वाजपेयी, ये क्या झगड़ा वगड़ा चल रहा है सर, जिसकी खबर मृणाल जी को है? थोड़ा हम लोगों को भी कुछ बताइए, क्या किसे सुलझाने आए थे अमित शाह जी? आपकी आवाज चली गई है साहब। जी डॉक्टर हितेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया। कोई नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुझे जरा ये बताइए सर कि ये जो बड़ा आरोप लग रहा है कि ये सरकारी आयोजन था, इसे दिखाया गया कि ये सरकारी आयोजन था, लेकिन ये खालिस तौर पर पार्टी के लिए किया गया आयोजन था, जिसे ऊपरी अमली जामा पहना दिया गया सरकारी आयोजन का। कैसे देखते हैं आप? जी देखिए अभिलाष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है, क्योंकि ये आमतौर पर हर रूलिंग पार्टी के सामने फेस करने का होता है। अमित शाह जी गृह मंत्री होते हुए अगर मध्य प्रदेश के आदिवासियों को के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ये निश्चित समझ में आता है कि गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदिवासियों के कार्यक्रम में क्यों आए, आदिवासी मंत्री क्यों नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये चीज पक्की है कि भले ही जेपी नड्डा साहब बीजेपी के हेड हों, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन अगर कोई लीडर है या कोई अध्यक्ष माना जाता है तो वो कहीं ना कहीं अमित शाह माने जाते हैं। और आप ये जानते हैं कि अमित शाह 2014 से ही अपने आप को एक इतना बड़ा उन्होंने पोल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में प्रतिस्थापित किया है, जिसके कई नमूने आपके सामने हैं, चाहे वो 2014 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2019 का इलेक्शन हो, या रिसेंटली 2017 और जो यूपी के अभी जो चुनाव, यूपी, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के जो चुनाव हुए, वो कहीं ना कहीं बड़े कारण उनका रिजल्ट भी दिखता है। लेकिन ये पक्की बात है कि अमित शाह मध्य प्रदेश में न केवल
अपने एक शासकीय कार्यक्रम में आए थे, बल्कि वो कहीं ना कहीं उन आदिवासी वोट जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए 2018 में हार का बड़ा कारण, क्योंकि अगर 2023 से जब से भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी बढ़त हासिल की है, देखते हैं तो आदिवासी वोट भाजपा के साथ गया, कांग्रेस से खिसकता गया, जिसके कारण 2003, 2008, 2013 में भाजपा ने मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। लेकिन 2018 में वो आदिवासी वोट भाजपा से खिसक के कांग्रेस की तरफ मूव कर गया, जिसके कारण कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई। लेकिन ये बात पक्की है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 राज्यों के चुनाव के परिणामों से उत्साहित है और वो घोड़े पर सवार होकर कर रही है, जिसमें कहीं ना कहीं इसी घोड़े की सवारी को अमित शाह ने मध्य प्रदेश में चुनाव 2023 का बिगुल बजाने का काम आदिवासियों के कार्यक्रम के माध्यम से किया है। ठीक है सर। डॉक्टर हितेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल अच्छे से सुन रहा हूँ साहब, हर्षवर्धन जी को भी सुना जी। डॉक्टर हितेश, तो मेरा कुछ सवाल सर आपसे जानकारी यह है कि पहले हमने देखा कमलापति स्टेशन, टंटया भील, भामाशाह, तेंदुपत्ता संग्राहक, पूरा फोकस आदिवासियों पर, लेकिन गंभीर आरोप यह लग रहा है कि जब आदिवासियों के लिए ही सब कुछ करना था तो आदिवासी आदिम जाति कल्याण मंत्री, केंद्रीय मंत्री आ जाते। अमित शाह जी को लाने के पीछे कोई खास स्ट्रेटेजी है क्या सर? देखिए, पहली चीज तो मुझे दुख हो रहा है कि हर्षवर्धन जी इतने सीनियर पत्रकार हैं, और दुख उन पर नहीं हो रहा हर्षवर्धन जी, आप मत बोलिएगा, आप वरिष्ठतम हैं। दुख हमको हमारे ऊपर हो रहा है कि हम उनका कार्यक्रम ही आपको नहीं बता पाए ठीक से कि उनका कार्यक्रम था क्या। तो 48वीं पुलिस कांग्रेस को भी उन्होंने, साइंस कांग्रेस को भी उन्होंने उद्घाटित किया, जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसके तहत एक फोरेंसिक साइंस लैब का एक बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पर खुलने वाला है। तो हर्षवर्धन जी, जब भी भोपाल आप आए तो हम जरूर आपको घुमाएंगे, और वो गृह मंत्रालय में ही आता है। तो एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था जिसके तहत उनको आमंत्रित किया गया था, पर साथ ही साथ लघु वनोपज संघ का ये कार्यक्रम था, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वनवासियों से संबंधित था। अब मृणाल जी की पार्टी को 70 साल, आपने देखा पानी पी पी के लपक के गालियां दी उन्होंने, हर्षवर्धन जी आपने भी सुना होगा, लेकिन करेंगे क्या ये नहीं बताया, झूठा सच्चा। जो मृणाल जी, ही इज एन इंजीनियर, मतलब साहब ये आई एडमायर हिम अ लॉट पर ठीक है, एनीवे भाई जो कांग्रेस लिखेगी बेचारे वही तो पढ़ेंगे आगे। तो मैं 70 साल बाद हर्षवर्धन जी आपके समक्ष भी इस विषय को, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आज हमारे साथ। हितेश जी, सत्यप्रकाश जी, सॉरी सत्यप्रकाश जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम कार्यक्रम आप तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हमको डांटने लगे कि ऐसा क्यों किया। तो मूल कार्यक्रम वो था। तो ये था क्या, वनवासी ग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा देना, मतलब जैसे 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया गया ना, ऐसे ही वनवासियों को, वनवासियों के जो गांव हैं उनको राजस्व ग्राम का दर्जा देना, इसमें सब 70 साल लग गए सत्यप्रकाश जी। आप सोचिए, इस छोटी सी बात को समझने में 70 साल लग गए राजनीति को। लेकिन ये करने का श्रेय किसको मिला साहब? शिवराज सिंह चौहान जी को मिला। तो इसलिए अमित शाह जी ने इस बात को आज उद्घाटित किया। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, हमारे आपके लिए नहीं होगा, लेकिन वनवासी ग्रामों के लिए ये इतिहास है। जैसे 370 कश्मीर से हटी है, ऐसे उनके जीवन से 370 हटी है। अब उनके गांव राजस्व ग्राम की तरह दिखाई देंगे। इसकी तरफ आप सोचिए, कमलनाथ और पूरी कांग्रेस में सूना सपाटा है। अमित शाह बुरे आदमी हैं, वी.डी. शर्मा बुरे आदमी हैं, शिवराज जी तो बहुत बुरे हैं, सबका भविष्य खराब है। अच्छा, खुद का कुछ पता नहीं है। लेकिन शिवराज जी को लेकर तो कमलनाथ जी आज रतलाम में कह रहे थे कि उन्हें मुंबई जाना चाहिए, एमपी का नाम रोशन कर देंगे, एक्टिंग कर लेनी चाहिए। उसका कारण है कि वो बार बार दुबई जाते हैं, और वो दो लोगों के आईफा के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए, तो उनको सब कुछ बॉलीवुड, टॉलीवुड और इंटरनेशनल दिखाई देता है। लेकिन एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं अभिलाष जी, अभी भी कांग्रेस में अच्छे नेता है। जैसे आपने कल छत्तीसगढ़ की खबर देखी होगी, साहब मैं गदगद हूँ, बिना बोले नहीं रह सकता हूँ सत्यप्रकाश जी, कि साहब भूपेश बघेल जी, नितिन गडकरी जी वहां पहुंचे, साहब क्या स्वागत किया है उसका। इसको बोलते हैं सर राजनीति से थोड़ा उठकर ना देखिए हितेश जी, ये बात तो बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, और ये सब जानते हैं कि नितिन गडकरी जो हैं उनका बहुत सम्मान है। वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हर जगह वो एक ऐसे मंत्री हैं जिसका विपक्ष के लोग भी उतना ही सम्मान करते हैं। मैं मृणाल जी के पास आता हूँ, फिर सत्यप्रकाश जी के पास आऊंगा। मृणाल जी 10 सेकंड जी बोलिए। 10 सेकंड जी 10 सेकंड।
वहीं दूसरी, जैसे भूपेश बघेल जी, मैं तो आपके चैनल पे 20 बार उनकी तारीफ कर चुका हूँ, आज भी खुले कंठ से करूंगा। ये चीज कमलनाथ जी के लिए नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? बोले ये तो कलाकार है, ये तो बेकार आदमी है, इसको तो मुंह चलाना आता सरकार। आप कभी भी कोई सकारात्मक बात बोलोगे ही नहीं। और मैंने आपको बताया, आप घटना की कल्पना करना, 1 ग्राम राजस्व ग्राम होगा, कितनी बड़ी मुक्ति मिली है आज साहब वनवासियों को। कर दीजिए, छत्तीसगढ़ में देश में पहला राज्य है ये। ठीक। तो मुझे लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, और शायद उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस उदास तो है ही, और आधा दर्जन जो विधायक है वो भूपेंद्र सिंह जी ने, जो हमारे चुनाव प्रबंधन के प्रभारी, बता ही दिया कि हमारे यहाँ दस्तक दे भी रहे हैं कांग्रेस के स्किल। चलिए तो मृणाल जी, देखिए, अब ये ऑपरेशन लोटस के बाद अब ये कौन सा ऑपरेशन होने वाला है? और देखिए, अब तो मंत्री भी कह रहे हैं, पहले तो चलिए नेता कहते थे, विधायक कहते थे, सांसद कहते थे, मंत्री कह रहे हैं। अब जब मंत्री कह रहे हैं, वो भी बड़े दिग्गज मंत्री कह रहे हैं, तो फिर अब बहुत कुछ रह नहीं जाता। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि कितने आप लोगों के साथ दिखते हैं और नजर आते हैं, पर वो है हमारे साथ। अभिलाष जी, मुझे लगता है कि ऑपरेशन झूठ और जुमला है, ठीक उसी तरह का जिस तरह का अमित शाह जी ने चुनाव के पहले, केंद्र के चुनाव के पहले कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, और बाद में कह दिया था कि ये तो एक जुमला था। ठीक इसी तरह जब लोकसभा के चुनाव के पहले कहा था कि 20 करोड़ रोजगार सभी नौजवानों को मिलेंगे, हर साल 2 करोड़ होकर साल में 20 करोड़, लेकिन आज बेरोजगारी की क्या स्थिति है देश में हम सब देख रहे हैं। तो ये जो जुमले के माध्यम से बात कही गई है कि 1 ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील कर दिया, ये ऐसी आसान बात नहीं है। कि उसी तरह की घोषणा कहीं साबित न हो जाए, ऐसी आशंका मध्य प्रदेश के आदिवासियों को है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं लिए जाते, जब तक इस पे एनओसी शामिल नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया पूरी तरीके से की गई मानी नहीं जाएगी। दूसरी बात, केवल 1 ग्राम को राजस्व ग्राम में बदल देने से काम नहीं होगा। जब तक आदिवासियों को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे उसके साथ साथ, तब तक चाहे 1 ग्राम रहे चाहे राजस्व ग्राम रहे, आदिवासियों को उसका पूरा लाभ उस क्षेत्र में रहने वालों को मिलने वाला नहीं है। अगर सरकार की इतनी ही इच्छा होती लोगों को फायदा पहुंचाने की, तो वन अधिनियम में ही इतने सारे नए प्रावधान कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किए थे, जिसमें उनका सशक्तिकरण किया जा सकता था, वन भूमि पे पट्टा दिया जा सकता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश की इस सरकार ने शिवराज सिंह जी के पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद 6.5 लाख पट्टे जो कमलनाथ जी की सरकार स्वीकृत करने के लिए फाइल आगे बढ़ा चुकी थी, उस पर रोक लगा दी है, और वनोपज पे मिलने वाला जो पैसा बढ़ जाना चाहिए था, जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, उस तेजी से वनोपज पे गरीब आदिवासियों को मिलने वाले पैसे सरकार ने कोई 1 ग्राम और राजस्व ग्राम का अंतर करके सत्यप्रकाश जी को समझ लीजिएगा, हमें छोड़िए। उस पर मैं बस आप बोलते हैं कि अपनी बात समाप्त करूंगा। मृणाल जी मुझे एक चीज और जाननी है। मृणाल जी, ठीक है, मृणाल जी, आदिवासियों को लेकर के 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूंगा। जी 10 सेकंड में आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। जिन्होंने संसद में 370 पास कराई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका मैं क्या जवाब कमलनाथ जी बताइए? ना सर, एक तो ना मृणाल जी, पाकिस्तान बसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, मैं अभी की बात कर रहा था। मृणाल जी, मैं ये जानना चाह रहा था, एक मिनट मृणाल जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल था कि आज देखिए जनाक्रोश रैली निकाली कमलनाथ जी ने और यात्रा निकाली, और उस जनाक्रोश यात्रा में बीजेपी के बहुत सारे दिग्गज नेता जो हो सकते थे शामिल, वो नहीं हुए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब बीजेपी सत्ता में रहने के बाद, 5 में से 4 राज्य जीतने के बाद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद, जहां भी जाती है, जो भी कार्यक्रम करती है, तो इतनी बड़ी दमदारी से करती है, तमाम लोग मौजूद रहते हैं। एक सुखद तस्वीर हमें 2-4 दिन पहले देखने को मिली थी, जिसमें कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी और वरिष्ठ नेता आपके एक साथ नजर आए। ये मंच पर बड़े कार्यक्रमों में कांग्रेस के क्यों नजर नहीं आते? और फिर आप ऐसे कैसे जंग लड़ेंगे इतनी बड़ी पार्टी से, इतने बड़े संगठन से? सर अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में एक बड़ा मूलभूत अंतर है। मध्य प्रदेश में हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने मान लिया है कि अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, और एक छत्र नेता के नेतृत्व में बाकी सारे नेता काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो इतना आंतरिक विवाद है कि हर दूसरे दिन उमा भारती जी का ट्वीट आ जाता है शिवराज सिंह जी को नसीहत देते हुए कि आप प्रशासन ठीक तरीके से चला नहीं पा रहे हैं, कहीं शराबबंदी कीजिए, मेरी सलाह मानिए, आप प्रशासन चला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जी के निर्णय को डॉक्टर शर्मा के पास आता हूँ।
डॉक्टर शर्मा मुझे ये बताइए सर कि क्या वाकई में कांग्रेस जैसे कहा जा रहा है कि एकजुट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा आयोजन करना होता है, आज देखिए अमित शाह की रैली के दिन अगर जनाक्रोश रैली या यात्रा या पूरा आंदोलन था तो उसमें जाहिर सी बात है कि उतनी दमखम दिखानी थी कांग्रेस को, कम से कम 8-10 बड़े नेताओं को ला करके मंच पर बैठाना था, पर वो दिखता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये तैयारी अच्छी पुख्ता है कांग्रेस की? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि वो जो खेमे हैं वो एक साथ नजर नहीं आ पाते। जी जी अभिलाष जी, मैं यहाँ पर 3 पैनलिस्ट और एक अभिलाष मिश्रा न्यूज एडिटर, मेरे साथ 4 लोग बैठे हैं। मैं डॉक्टर वाजपेयी से एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने जो मुझे पर प्रश्न लगाया है, ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं कि कितने कार्यक्रम अमित शाह के हैं या नहीं है, लेकिन आप बस ये बता दें चारों कि मुख्य कार्यक्रम क्या था आज। मैं यही आपको आगे की लाइन पर चलता हूँ। मुख्य कार्यक्रम जो पुलिस कांग्रेस जो थी उसका उद्घाटन, वो पब्लिक कार्यक्रम नहीं था। आप इस बात से क्यों भाग रहे हैं कि ये अर्ली कार्यक्रम इम्पोर्टेंट वो था जिसकी वजह से अमित शाह जी ने डेट दी। नहीं, और इसके बाद हमने कार्यालय का और वनोपज का कार्यक्रम उसमें जोड़ा है। ये बात सच है। कोई जब विभाग का मंत्री आता तो उस विभाग का कार्यक्रम तो जोड़ ही लिया जाता। मैं भी इतने सालों से जर्नलिज्म में हूं, मैं आपको बता तो रहा हूँ। अब आप मानवी को मनाल जी जैसे मैं बोल रहा हूँ सूरज ऊपर लेकिन डॉक्टर वाजपेयी देखिए, ये बात भी तो सही है कि पूरा जो सबसे ज्यादा प्रशासनिक मशीनरी लगी, सबसे ज्यादा भीड़ जहां जुटाई, सबसे बड़ा जो आयोजन था जिसको लेकर के हम लोग भी कवर कर रहे थे, तो हाईलाइट तो सर देखिए वही था, इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। देखिए सहकारिता लघु वनोपज संघ का कार्यक्रम था, ठीक तो है, उसमें जो सहकारिता से जुड़ी हुई समितियां थी उनके प्रतिनिधि आए थे पूरे प्रदेश से। लघु वनोपज संघ जो था सहकारिता का, मतलब मैं बताऊं मैं आपको बच नहीं रहा हूँ। ठीक है, प्लीज मुझे थोड़ा अभिलाष जी, अब आपके प्रश्न पर आता हूँ। देखिए ये चीज पक्की है कि मैं 2005 से शिवराज सिंह को देख रहा हूँ, 2003 से बीजेपी की गवर्नमेंट को देख रहा हूँ। क्या बिरसा मुंडा उस पीरियड में दिखे? क्या मामा टांट्या भील दिखे? क्या रानी कमलापति दिखी? आप इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करते? बिरसा मुंडा मानना पड़ेगी। बिरसा मुंडा तो डॉक्टर सत्यप्रकाश, ये बात कोई भूले ना भूले, मैं नहीं भूलूंगा कि बिरसा मुंडा का तो जन्मदिन भूल गए थे बीजेपी के तमाम नेता, और उनके बिरसा मुंडा की छुट्टी जो मिली थी उसको कैंसिल कर दिया। और फिर उस डैमेज कंट्रोल के चक्कर में फिर वहां से याद आया जब ऊपर से एक मीटिंग होने के बाद कहा गया कि भैया आदिवासियों को साथ लेना है। फिर उसके बाद अचानक से हमने देखा कि पूरी की बीजेपी की कैंपेन ड्राइव जो है वो आदिवासियों की तरफ शिफ्ट होती है, और ये करने का अधिकार है पॉलिटिकल पार्टीज को। वो ठीक, अपनी गलतियों को सुधारना अच्छी बात है। मैंने मान लिया हम बहुत बुरे हैं, लेकिन 1 ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का फैसला क्या आपको नहीं लगा? बात ये नहीं है, बुरे नहीं है सर, आप बुरे नहीं है, आप लोग कहीं ना कहीं ये इससे आप ठीक सुधार रहे हैं तो अच्छी बात है। आगाज है, ये 2023 के इलेक्शन का आगाज है, ये कहीं बुराई नहीं है। और ये पक्की बात है कि अमित शाह बहुत बड़े लीडर हैं देश की राजनीति में। ठीक है, एक चीज अब आपकी कांग्रेस का जवाब मैं दे दूं आपका अभिलाष जी। हाँ, फिर मैं तेजी के पास कांग्रेस कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी को बहुत फेस कर रही है। मैं आपको बताऊं 2003 के इलेक्शन को देखें, 8 को देखें, 13 को देखें, कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की कमी हार का एक बड़ा कारण था। एक बार मैं आपको बताऊं, दिग्विजय सिंह जी का मैंने एक इंटरव्यू किया था द स्टेट्समैन के लिए, मैं बार बार उसको आज दोहरा रहा हूं कि उन्होंने ये चीज कही थी कि अगर कांग्रेस कोऑर्डिनेशन पर मध्य प्रदेश में काम करेगी तो इसको कोई हरा नहीं पाएगा। सोनिया गांधी ने उनको उस समय आपने देखा होगा कि कोयम्बटूर कमेटी का हेड बनाओ, कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन आज वही पेस स्टेट लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक ये चीज अंतिम 20 सेकंड कांग्रेस फेस कर रही है। हितेश जी अंतिम 20 सेकंड है, और मैं ये कह रहा हूं कि सर देखिए कुछ गलतियों को लेकर जिसको हम कहते हैं, मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, इम्प्रोवाइजेशन, और ये अच्छी बात है। अगर मुझसे कोई गलती होती है और मुझे एहसास हो जाता है कि नहीं यार ये करने से नुकसान है, तो मैंने उसे ठीक कर लिया। तो इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करती बीजेपी? अगर हमें आदिवासी वोट बैंक को साथ जोड़ना है तो जोड़ना है, उसके लिए हम कर रहे हैं कोशिश। इसको लेकर कितनी हिचकिचाहट क्यों होती है पार्टी में? नहीं, हमको तो हर वर्ग वोट बैंक को जोड़ना, हम लोग तो आते ही इसीलिए भाई सरकार के हर वर्ग को साथ लेकर चलना। हमने कब मना किया? जब मैं कह रहा हूँ 70 साल हमको लगे 1 ग्राम को स्थापित करने में राजस्व ग्राम की तरह, जिसको अभी कोई नहीं समझ रहा है, पता नहीं क्यों। तो उसमें 15 हमारे भी हैं मेरे भाई, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। आप कह सकते हो कि ये चीज आपने 2003 में क्यों नहीं करी, कहा जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने करने का प्रयास किया। तो इसमें कोई बुरा, रानी कमलापति स्टेशन आप कह सकते हो भाई 70 साल आपके थे, 15 आपके भी थे, बिल्कुल सत्यप्रकाश जी ने ठीक कहा जा सकता है। लेकिन इस सब के बाद एक तो है कि शर्मा शर्मी में हम करे ही नहीं। जैसे घोटालों को पकड़,
घोटालों को पकड़ना दोधारी तलवार है। घोटाला हमने पकड़ा तो लोग कहेंगे आपके राज्य में हो रहा है, तो इस चक्कर में हम छोड़ दें क्या उसको? तो ये हमारा निर्णय होता है ना साहब कि नहीं हम तो पकड़ेंगे और कुछ सीटें उड़ेंगे, ये बात सच है। ठीक है सर, हमको तो गवर्नमेंट सर हम केवल कर नहीं सकता सर, समय खत्म हो गया है। मृणाल जी, अंतिम में 10 सेकंड में अपना कमेंट दीजिए। आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी जिस तरह से मेहनत कर रही है, क्या आपको लगता है कि इस बार भी साथ मिलेगा आपको आदिवासी वोट बैंक का? अभिलाष जी, आदिवासियों की विरासत में और भाजपा की विचारधारा में एक बड़ा मूल अंतर है। टंटिया भील, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, हमारे जितने आदिवासी नेता रहे हैं सबने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसलिए वो नेता हैं, न केवल आदिवासियों के भी बल्कि हिंदुस्तान के भी। लेकिन भाजपा का जो पूर्व अवतार रही है हिंदू महासभा, वो अंग्रेजों के साथ रही है। दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं। आदिवासी नेता अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद बात करने वाले। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया। सर वक्त खत्म हो गया, माफी के साथ सर, माफी के साथ वक्त खत्म हो गया। पहले मेल था। ठीक है, मृणाल जी ने बताया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस से जुड़ा रहेगा, परंपरागत वोट बैंक है, और ये जब शिफ्ट हो गया था बीजेपी की तरफ से कांग्रेस में तो बीजेपी सत्ता से दूर रह गई थी, लेकिन बीजेपी बहुत जल्दी अपनी गलतियों को सुधारती है और पूरी दम से सुधारती है। और आप देख सकते हैं कि उस क्रिया में, उस प्रतिक्रिया में पूरा का पूरा संगठन, पूरी की पूरी सरकार और पूरी पार्टी जुट जाती है। आदिवासियों के मन को कितना लुभा पाएगी बीजेपी, ओबीसी को कितना अपने साथ ला पाएगी कांग्रेस, वक्त बताएगा, लेकिन चुनावी सबर शुरू हो चुका है। मृणाल पंत जी, शुक्रिया करूंगा आपका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी आपका, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों को नमस्कार।